नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर। तो आज मुजफ्फरनगर मेरठ दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। खतौली विधानसभा उपचुनाव के लिए आज रैली करेंगे। दोपहर 12:30 बजे खतौली नई मंडी में चुनावी रैली होगी। 2 बजे मेरठ पुलिस लाइन पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और 2:15 पर भामाशाह पार्क में प्रबुद्ध सम्मेलन में शिरकत करेंगे। इसी के साथ साथ कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने का भी आज सीएम योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम है। तो आज खतौली पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और उपचुनाव के लिए रैली करेंगे। मुजफ्फरनगर मेरठ के दौरे पर रहेंगे और आज कई जो सौगातें हैं वो भी देंगे, कई जो परियोजना है उनका भी लोकार्पण करेंगे। तो खतौली विधानसभा के लिए आने वाले 5 दिसंबर को यहां पर वोट डलने हैं और इसके लिए आज प्रचार प्रसार करेंगे सीएम। और अब बात रामपुर उपचुनाव की। तो रामपुर उपचुनाव में भाजपा ने झोंकी ताकत। आज कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद रामपुर के दौरे पर रहेंगे। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी चुनावी प्रचार करेंगे। महामंत्री संगठन धर्मपाल सैनी रामपुर जाएंगे। कार्यकर्ताओं और पन्ना प्रमुखों के साथ बैठक करेंगे। तो आज कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद का रामपुर दौरा, रामपुर में चुनाव प्रचार करेंगे और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी आज रामपुर के दौरे पर रहेंगे। वो भी यहां चुनावी प्रचार करेंगे। साथ ही साथ महामंत्री संगठन धर्मपाल सैनी भी आज रामपुर जाएंगे। कार्यकर्ताओं और पन्ना प्रमुखों के साथ आज बैठक करेंगे। चुनाव को लेकर रणनीति बनाएंगे। तो रामपुर उपचुनाव में चंद्रशेखर आजाद की एंट्री। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर करेंगे चुनावी प्रचार। आजम खान के साथ मिलकर चुनावी जनसभाएं करेंगे। 2 दिनों तक रामपुर में रहेंगे चंद्रशेखर आजाद। तो खतौली के बाद अब रामपुर के प्रचार प्रसार में भी उतर चुके हैं चंद्रशेखर आजाद और आज रामपुर में आजम खान के साथ मिलकर चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। 2 दिनों तक रामपुर के ही दौरे पर रहेंगे और यहां पर आजम खान के साथ जो चुनावी प्रचार है उसमें चंद्रशेखर आजाद भाग लेंगे। तो रामपुर उपचुनाव में भी चंद्रशेखर आजाद की एंट्री हो चुकी है। और चलिए बात करेंगे खतौली के दंगल की, जहां जयंत भाजपा के विजय रथ को रोकने को चुनौती दे रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा अपने गढ़ को बचाने के लिए आक्रामक हमले कर रही है। लेकिन सबकी नजर अब सीएम योगी के प्रचार पर है, क्योंकि योगी के प्रचार से पहले भाजपा के संगीत ने जयंत को चुनावी पिच पर एक नई टेंशन दे दी है। पश्चिमी यूपी का सबसे बड़ा चुनाव, जयंत वर्सेस संगीत की लड़ाई जीत के लिए ताकत दिखाई। खतौली में उपचुनाव भले ही मदन भैया और भाजपा की राजकुमारी सैनी के बीच हो, लेकिन सियासी लड़ाई जयंत चौधरी और भाजपा के महारथियों के बीच नजर आ रही है। क्योंकि जयंत चौधरी भाजपा के विजय रथ को रोकने की चुनौती दे रहे हैं, तो भाजपा की तरफ से फायर ब्रांड नेता संगीत सोम जयंत पर जुबानी हमले बोल रहे हैं। जो आज स्थितियां हैं, जो महंगाई है, जो आर्थिक तंगी है, जिसका प्रभाव हर घर पे पहुंचा है। बिजली का बिल कोई गांव में तो चुका नहीं सकता। इन्होंने वादा किया था किसान के लिए जो हम बिजली के बिल किसानों के घर नहीं आएंगे। रोजगार पे लाखों का दावा करते हैं। अब फिर दोबारा लखनऊ में समिट होने जा रहा है। शायद फरवरी महीने में दोबारा एक इन्वेस्टर समिट करेंगे और दावा करेंगे, कोई हो सकता है इस बार 10 लाख करोड़ का दावा कर दें। लेकिन ये निधि, ये पैसा कहाँ आ रहा है, ये पूंजी कहाँ प्रदेश में आ रही है, कहाँ निवेश हो रहा है, कहाँ नई नौकरी बन पा रही है। खतौली में तो बनी नहीं है। तो इसका जवाब उनको देना चाहिए। जयंत जी को भी पता है अगर वोट उनके पास होती तो घर घर पर्ची बांटने नहीं जाते। पहली बार घर घर पर्ची बांटने गए। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हिम्मत है जो उन्हें घर घर पहुंचा दिया। आपने पूरे गांव में आप घूम के देख लो, अगर एक आदमी कहने वाला मिल जाए किसी को वोट देंगे, नहीं देगा। एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। और दरअसल जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, सियासी गर्मी बढ़ती जा रही है। यहाँ जयंत चौधरी एक एक दिन में 12-12 रैलियां कर रहे हैं, लेकिन जयंत के सामने भाजपा एक एक करके अपने महारथी उतार रही है। क्योंकि नंदकिशोर गुर्जर से लेकर संजीव बालियान और संगीत सोम लगातार प्रचार कर रहे हैं। खतौली की रणभूमि में जयंत चौधरी बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने के लिए गांव-गांव जा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के नेता जयंत चौधरी और उनके प्रत्याशी मदन भैया पर शब्द भेदी बाणों की बौछार कर रहे हैं।
ऐसे में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम की एंट्री ने खतौली के मुकाबले को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। लेकिन अब जयंत की टक्कर सीएम योगी से होने वाली है, क्योंकि बुधवार को सीएम योगी प्रचार करने वाले हैं। देखिए, ये दावा करते हैं कि डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं। अब खतौली की जीत दर्ज करके कोई ट्रिपल इंजन तो मिलने वाला नहीं है, तो सरकार इनकी ज्यों की त्यों रहनी है। इतनी ताकत जनता ने इनको दे दी, सबसे पहला काम इनको करना चाहिए कि उस काम को जमीन पे उतारें। जो उनका घोषणा पत्र था खुद ये भूल गए, हम तो रैलियों में उनको याद दिला रहे हैं। मतलब एकदम साफ है, खतौली का सियासी पारा अब तक जितना चढ़ा था उससे ज्यादा अब चढ़ेगा, या यूं कहें कि खतौली में ऊंट किस करवट बैठेगा इस रैली से तय हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो शिवपाल को लेकर पूरा सैफई परिवार भाजपा पर हमलावर है। अखिलेश के बाद रामगोपाल यादव ने भी हमला बोला, कहा सरकार हताश और निराश हो गई है, सत्ता ने सरकार को भ्रष्ट बना दिया है। रामगोपाल यादव का यह कहना है, और भ्रष्ट आदमी कुछ भी बोल सकता है। वार पलटवार का दौर जारी है और शिवपाल को लेकर अब पूरा यादव परिवार साथ नजर आ रहा है, भाजपा पर हमलावर नजर आ रहा है और रामगोपाल यादव ने भी निशाना साधा है। ऐसा है, आप जानते हो बाबा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और जब मुख्यमंत्री हैं और दूसरी बार मुख्यमंत्री हो गए तो मन चाहे कह सकते कहते हैं, दिमाग फिर जाता है लोगों का। लॉर्ड एक्टन एक फिलोसफर हुए, उन्होंने एक बार कहा था कि पावर करप्ट्स बट एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूट। सत्ता जो आदमी को भ्रष्ट बना देती है, और परम पूरी सत्ता जब हो जाए, दोबारा हो गए ना, तो पूरी तरह से भ्रष्ट बना देती है। तो चाहे भ्रष्ट आदमी चाहे जो। चलिए तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश के सड़क गड्ढा मुक्त करने का आज आखिरी दिन है। सीएम योगी ने सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए थे और पीडब्ल्यूडी मंत्री जितेंद्र प्रसाद लगातार निरीक्षण कर रहे थे। लोक निर्माण विभाग के आंकड़े अब जारी हो गए हैं और अब तक 97% सड़क को गड्ढा मुक्त कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। आज आखिरी दिन है यूपी की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का और पीडब्ल्यूडी मंत्री जितेंद्र प्रसाद लगातार इसका निरीक्षण कर रहे थे और जिस तरीके से आंकड़े जारी किए गए हैं उसमें ये जानकारी दी गई है कि अब तक जो 97% सड़कें हैं उन्हें गड्ढा मुक्त कर दिया गया है। आज आखिरी दिन है और उसके बाद जो रिपोर्ट है वो मुख्यमंत्री को भेजी जाएगी। और मैनपुरी चुनाव के प्रचार के अब आखिरी 4 दिन रह गए हैं। 4 दिनों तक मैनपुरी में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, बूथ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और जीत की रणनीति तैयार करेंगे भूपेंद्र चौधरी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मैनपुरी जाएंगे। तो आखिरी 4 दिन और भाजपा की तरफ से पूरी ताकत झोंकी जा रही है। 4 दिनों तक मैनपुरी में ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी रहेंगे और जीत के लिए क्या रणनीति रहने वाली है भाजपा की, इसके साथ कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर मंथन किया जाएगा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी आज मैनपुरी जाएंगे, वहां पर चुनावी प्रचार करेंगे और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के बारे में यह जानकारी मिल रही है कि 4 दिनों तक अब मैनपुरी में ही वो रहने वाले हैं। और प्रयागराज से एक बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्तार परिवार पर आज हाईकोर्ट फैसला सुनाएगा। मुख्तार की पत्नी अफशा पर फैसला सुनाया जाएगा और अफशा अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज है। कोर्ट ने अफशा अंसारी की अर्जी पर सुनवाई पूरी की थी और कोर्ट ने 18 नवंबर को अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था। तो मुख्तार की पत्नी अफशा अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज है और आज इस पर फैसला सुनाया जाएगा। कोर्ट ने अफशा अंसारी की अर्जी पर सुनवाई पूरी की थी और आज इस पूरे मामले पर फैसला सुनाया जाएगा। 18 नवंबर को अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया गया था। तो प्रयागराज से ही अगली बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानवापी मामले में हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी और कथित शिवलिंग का साइंटिफिक सर्वे मामले में यह सुनवाई होने वाली है। जिला कोर्ट में महिलाओं ने याचिका दाखिल की थी और आज एएसआई को अपना जवाब दाखिल करना होगा। जस्टिस जेजे मुनीर की सिंगल बेंच ये सुनवाई करने जा रही है। तो कथित शिवलिंग का ये पूरा मामला है जिसमें जिला कोर्ट में महिलाओं ने याचिकाएं दाखिल की थी और आज एएसआई को अपना जवाब दाखिल करना है। हाईकोर्ट में आज ये सुनवाई होनी है। जस्टिस जेजे मुनीर की सिंगल बेंच ये सुनवाई करेगी और साइंटिफिक सर्वे का ये पूरा मामला है।
और फिरोजाबाद के जसराना में एक घर के अंदर आग लग गई। आग से 6 लोगों की मौत हो गई है। 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सीएम योगी ने पूरे हादसे पर संज्ञान लिया है। मृतकों के परिवार को मुआवजे का ऐलान भी कर दिया गया है और मृतकों के परिजनों को आर्थिक मदद का ऐलान किया गया है। परिजनों को 2-2 लाख आर्थिक मदद देने के निर्देश दिए गए हैं। तो फिरोजाबाद के जसराना से ये बड़ी खबर, जहां एक घर के अंदर आग लगी थी और 6 लोगों की आग में झुलसने से मौत हो गई और 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया और अब मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख आर्थिक मदद देने का ऐलान किया गया है और बाकी जो 3 घायल हैं उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। उन्हें भी अच्छा इलाज देने के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दे दिए गए हैं। इधर संगम नगरी प्रयागराज में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आराधना महोत्सव का शुभारंभ किया। ये महोत्सव ज्योतिष पीठाधीश्वर और राम मंदिर निर्माण क्षेत्र ट्रस्ट के वरिष्ठ सदस्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती ने आयोजित कराया था। इस मौके पर संघ प्रमुख ने वहां मौजूद लोगों को जीवन, धर्म और गुरु के महत्व को विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि धर्म के बिना अध्यात्म संभव नहीं है। धर्म सबको साथ लेकर चलने को कहता है, कमजोरों पर राज करने के लिए नहीं बल्कि उनकी मदद करने की नसीहत देता है, जबकि अध्यात्म हमें धर्म के रास्ते पर ले जाता है। और अगली खबर मथुरा से है, जहां वृंदावन के भागवत निवास में संतों की एक बैठक हुई, जिसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण को लेकर चर्चा हुई है। दरअसल श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर 1 दिसंबर को मथुरा में विराट संत सम्मेलन आयोजित होगा और इस विराट संत सम्मेलन में श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण, हिंदू धर्म की रक्षा आदि को लेकर प्रस्ताव भी पारित होगा। त्रेता युग में और अगली खबर गोरखपुर से है। भूमाफियाओं के खिलाफ प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। नगर निगम ने सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त करवाया है और 10 करोड़ की जमीन को भूमाफियाओं से कराया गया मुक्त। लंबे समय से नगर निगम की जमीन पर कब्जा किया हुआ था। नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कब्जा मुक्त कराई है जमीन। तो ये बड़ी खबर, नगर निगम ने सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त करवाया है और मौके की तस्वीरें भी आप देखिए जब ये कार्रवाई चल रही थी, किस तरीके से इस अवैध निर्माण पर प्रशासन का पीला पंजा चला। भूमाफियाओं के खिलाफ प्रशासन सख्त नजर आ रहा है और लगातार ऐसी ही कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। 10 करोड़ की जो जमीन है भूमाफियाओं के कब्जे से, उसे खाली करवाया गया है। और अब बात योगी का 16वां संग्राम और गुजरात विजय का यूपी पैगाम की, क्योंकि गुजरात में पहले चरण का प्रचार थम गया है, लेकिन प्रचार थमने से पहले सीएम योगी ने जो प्रचार किया उसकी धमक आने वाले चरण में भी सुनाई देगी, क्योंकि सीएम योगी गोधरा में थे, जहां नाम जब उनका आता सियासी पारा खुद ब खुद चढ़ जाता है। गुजरात में योगी की ललकार, यूपी मॉडल से बनेगी सरकार। गोधरा में योगी का 16वां संग्राम, कांग्रेस पर किया तूफानी प्रहार। हर बीमारी, हर मर्ज का उपचार हम लोगों के पास है और कांग्रेस ने बीमारी जो दी उस बीमारी का उपचार मोदी जी आज कर रहे हैं। गुजरात में पहले चरण के लिए 89 सीट पर चुनाव प्रचार थम गया, लेकिन प्रचार थमने से पहले सीएम योगी ने जो हमला कांग्रेस पर बोला उसकी गूंज मतदान के दिन सुनाई देगी, क्योंकि बीते 10 दिनों में ये 5वीं बार था जब सीएम योगी गुजरात की पिच पर कांग्रेस को सीधी टक्कर दे रहे थे। हर बीमारी, हर मर्ज का उपचार हम लोगों के पास है और कांग्रेस ने बीमारी जो दी उस बीमारी का उपचार मोदी जी आज कर रहे हैं। आतंकवाद का समाधान हो गया है। आस्था का अपमान कांग्रेस करती थी, उसका सम्मान में बदलने का कार्य मोदी जी ने किया है। सीएम योगी ने पहले चरण के प्रचार थमने से पहले 3 रैलियां की, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा गोधरा की रैली की रही, जहां सीएम योगी ने भाजपा के लिए न सिर्फ वोट मांगे बल्कि यूपी के लॉ एंड ऑर्डर की भी खूब चर्चा की। याद करिए 2014 के पहले कांग्रेस ने देश के अंदर अविश्वास, अराजकता और भ्रष्टाचार को इतना चरम पर पहुंचा दिया था कि देश के अंदर चारों ओर
अराजकता का सा वातावरण था। राजनीति अब विश्वास के दायरे से गुजर रही थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक बार फिर से गुजरात में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार किया। अगर बात करें तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है और उत्तर प्रदेश का जो विकास मॉडल है उसकी चर्चा आज तमाम सारे अन्य राज्यों में भी है और यही कारण है कि बीजेपी के स्टार प्रचारकों में शामिल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रचारकों की सूची में सबसे पसंदीदा प्रचारक हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने जमकर प्रचार किया था और अब गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए भी वो जमकर प्रचार कर रहे हैं। आपको बता दें कि अब तक सीएम योगी गुजरात में 16 रैलियां कर चुके हैं। वहीं गुजरात में जिन 89 सीटों पर प्रचार थमा है उन पर अब 1 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। लेकिन जिस तरह से सीएम योगी की डिमांड गुजरात में बढ़ी है उससे बड़ा सवाल ये है कि क्या योगी भाजपा को गुजरात में जीत दिला पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। आगे बढ़ेंगे। अब बात मुलायम की राजनीतिक विरासत की और लाल किले में तूफानी सियासत की, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है मैनपुरी में सियासी बयानबाजी तेज होती जा रही है। अखिलेश यादव ने यह आरोप लगाया कि चुनाव में एक जाति विशेष को टारगेट किया जा रहा है। अखिलेश से पहले ऐसे ही आरोप डिम्पल यादव ने भी लगाए थे, लेकिन भाजपा मैनपुरी को चुनावी ताबूत की आखिरी कील बता रही है। समाजवादी गढ़ में दंगल, मैनपुरी में किसका होगा मंगल। मुलायम की राजनीतिक विरासत, लाल किले में तूफानी सियासत। डिम्पल वर्सेज रघुराज, मैनपुरी में किसका राज। मैनपुरी उत्तर प्रदेश की सियासत का पावर सेंटर बन चुका है, क्योंकि न सिर्फ लखनऊ बल्कि दिल्ली की नजर भी इस वक्त मैनपुरी पर टिकी हुई है। क्योंकि कहने के लिए यहाँ चुनाव है, लेकिन राजनीतिक दलों के ऊपर बड़ा तनाव है और सबसे ज्यादा तनाव समाजवादी पार्टी के ऊपर है, जिसके सामने मुलायम सिंह यादव की विरासत को बचाने की चुनौती है। यही वजह है कि अखिलेश यादव ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, बल्कि भाजपा नेता और अधिकारियों की साठगांठ का आरोप लगाते हुए हमलों की झड़ी लगा दी है। ये अधिकारी रात में बीजेपी के बड़े नेताओं से गुपचुप बैठक करते हैं। मुझे उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन इन बातों को देखेगा और ये अधिकारी चाहे बड़े बड़े बैठे हुए जो लोग हैं गुपचुप रणनीति बना रहे हैं कि चुनाव को कैसे इसमें दबाव बना जाए समाजवादियों के ऊपर, लेकिन ये चुनाव जनता का है। लेकिन अखिलेश यादव यही नहीं रुके, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि चुनाव में ड्यूटी भी जाति देखकर लगाई जा रही है। अखिलेश यादव का आरोप है कि एक जाति विशेष के लोगों को चुनाव से दूर रखा जा रहा है। अगर जिलाधिकारी बेईमानी करेगा और इलेक्शन कमीशन देखता रहेगा तो कैसे निष्पक्ष चुनाव होगा। मैं तो आपसे कहूंगा कि हमारी प्रेस के बाद आप जिलाधिकारी महोदय से जाइए, ऑब्जर्वर से कहिए कि किस तरह की ये ड्यूटी लगा रहे हैं, वो ड्यूटी किस किस की कहाँ लग रही है, वो सार्वजनिक हो। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से इन बातों का संज्ञान लेने की अपील की है, लेकिन जैसे जैसे मैनपुरी की चुनावी तारीख नजदीक आ रही है प्रशासन पर सरकार के दबाव में काम करने का आरोप में तेजी आती जा रही है, क्योंकि अखिलेश यादव से पहले उनकी पत्नी डिम्पल ने भी ऐसे ही आरोप लगाए थे और अपने समर्थकों को रात में जागते रहने का नारा तक दे दिया था। युवा साथियों से भी कहना चाहूंगी और समाजवादी नेताओं से कि 4 तारीख को तो प्रशासन सख्ती कर सकता है, तो आप लोगों से मैं इतना ही कहूंगी कि आप बस अपने घर पे मत सोइएगा 4 तारीख को, और 5 तारीख को कोई आपको छू नहीं सकता है। आप जाइएगा, वोट डाल के आइएगा और 6 तारीख को तो प्रशासन गायब हो ही जाएगा यहाँ से, जितने भी आए हैं। लेकिन इन तमाम हमलों और आरोपों के बीच भाजपा परिवारवाद के मोर्चे पर चुनौती दे रही है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल जहां मैनपुरी के चुनाव को आखिरी कील बता रहे हैं, तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सपा के साथ को भविष्य की बर्बादी बता रहे हैं। नंबर 2 पर 17 में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार आई, ये 50 से नीचे आई, खतरा नंबर 2। फिर इसके बाद आप देखो 19 में इनके गठबंधन के बावजूद इनके घर के 3 लोग हारे हैं, डिम्पल यादव, अक्षय यादव और धर्मेंद्र यादव, ये खतरा नंबर 4था। अब भी अगर ये जाग नहीं रहे, फिर 22 के इलेक्शन में इनकी सरकार नहीं बनी, ये खतरा नंबर 5 हो गया। तो खतरे के बादल तो समाजवादी पार्टी पर 14 से मंडरा रहे हैं। अब मैनपुरी में हारने के बाद इनके ताबूत में ये आखिरी कील साबित होगी। आपको बता दें कि एक दिन पहले जब सीएम योगी करहल में प्रचार करने आए थे, तब उन्होंने भी परिवारवाद के मोर्चे पर समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला था। बड़े बड़े नारे लगाते हैं,
अपने को समाजवादी कहते हैं, लेकिन वास्तविक चरित्र उनका केवल परिवारवाद का है। वे परिवारवाद से कभी उभर नहीं पाए हैं। सब कुछ परिवार को चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी परिवार का, मुख्यमंत्री भी परिवार का, राष्ट्रीय महासचिव भी परिवार का, सांसद भी परिवार का, ब्लॉक प्रमुख भी परिवार का, विधायक भी परिवार का। परिवार के दायरे से बाहर कोई नहीं निकल पाता है। अखिलेश यादव मैनपुरी में थे। मैनपुरी विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने आशीर्वाद सम्मेलन को संबोधित किया। विप्र समाज के, ब्राह्मण समाज के लोगों को उन्होंने संबोधित किया। उनसे नेताजी का भावनात्मक लगाव रहा है। नेताजी ने मैनपुरी और मैनपुरी ने नेताजी को बनाया है। तो कहीं ना कहीं एक सहानुभूति और इमोशनल टच देने की अखिलेश यादव ने कोशिश की। दूसरी तरफ केशव मौर्य और बीजेपी के तमाम नेता लगातार समाजवादी पार्टी पर हमलावर हैं, अखिलेश यादव पर हमलावर हैं। केशव मौर्य ने हमला बोला तो वहीं दूसरी तरफ एसपी सिंह बघेल ने मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव को सैफई कुनबे की ताबूत की आखिरी कील बताया। मतलब एकदम साफ है, मैनपुरी की लड़ाई समाजवादी पार्टी के लिए नाक की लड़ाई है, तो भाजपा के लिए 24 में चक्रवर्ती बनने का रास्ता है। और मैनपुरी में किसका राज तिलक होगा, इसका फैसला मैनपुरी की जनता को करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।